गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बादल को घिरते देखा कविता हम लोग पढ़ रहे थे। हमने इसके 4 पद पढ़ लिए थे। पूरी कविता को हमने 6 भागों में विभाजित किया है। 4 पद हमने पढ़े थे, आज 5वां पद पढ़ रहे हैं। 5वां पद है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, बहुत ढूंढा परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सुंदर पद है। कवि कहते हैं कि जब मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया तब मुझे ध्यान आया कि मुझे यहाँ अलकापुरी को भी देख लेना चाहिए, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है, और मुझे उस आसमान में प्रवाहित होने वाले गंगाजल को भी देखना चाहिए, जिसका वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है, और मुझे उस मेघदूत को भी देखना चाहिए जो यक्ष का संदेश यक्षिणी तक पहुंचाता था। ये हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें कहानियां आती है, बातें लिखी हुई है कि देवताओं के जो कोषाध्यक्ष थे, देवताओं के खजाने के जो अध्यक्ष थे कुबेर थे, और उनकी नगरी थी अलकापुरी। लेकिन कवि कहते हैं कि मुझे तो वो न तो अलकापुरी दिखाई दी और ना ही कुबेर कहीं दिखाई दी। हाँ, मेघदूत का जो वर्णन है, यहां भी एक कथा आती है कि कुबेर के खजाने की रक्षा, जो देवताओं का खजाना था उसके मालिक कौन थे, कोषाध्यक्ष कौन थे, कुबेर थे, और उसकी रक्षा के लिए कुछ यक्षों को नियुक्त किया गया था। उनमें से एक यक्ष को एक यक्षिणी से प्रेम हो जाता है, और वह अपना कर्तव्य भली भांति नहीं निभा पाता है, इसलिए कुबेर जो है उसे अलकापुरी से निष्कासित कर देते हैं और उसे दक्षिण में स्थित एक पर्वत है रामगिरी पर्वत, उस पर्वत पर भेज देते हैं। यक्ष चला तो जाता है, लेकिन अपनी प्रेमिका यक्षिणी के वियोग में वह बहुत परेशान रहता है, दुखी रहता है। उसके पास कोई माध्यम नहीं होता है कि वह कैसे अपना समाचार अपनी प्रेमिका तक पहुंचाए, और इसलिए वह क्या करता है, मेघ को दूत बनाता है और अपने संदेश जो है मेघदूत के माध्यम से भेजता है। कवि कहता है कि मैंने उस मेघदूत को कहीं नहीं देखा, शायद लगता है कि पानी का भरा हुआ था, कहीं जाकर के बरस गया होगा। यह भी तो हो सकता है कि वो कवि की कल्पना हो। और इसी प्रकार से एक जो वर्णन किया है व्योम प्रवाही गंगा जल का, इसमें कवि कहते हैं कि एक बार राजा इंद्र के द्वारा राजा दुष्यंत को स्वर्ग में बुलाया गया, और जब इंद्र का रथ राजा दुष्यंत को लेकर के स्वर्ग की ओर जा रहा था, तो वहां बीच में जो गंगा जल आया, आसमान में प्रवाहित होने वाला जो गंगा जल था, गंगा थी, उसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि ने किया। यहां कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने ना तो उस व्योम प्रवाही गंगा जल को देखा और ना ही मैंने कहीं मेघदूत को देखा। लगता है कि तो शायद कवि की कोई कल्पना ही थी। हाँ, ये कुछ तो नहीं देखा, लेकिन मैंने तो भीषण जाड़ों में, भयानक सर्दी में, तेज सर्दी में गगनचुंबी कैलाश शीर्ष पर, ऐसा कैलाश पर्वत का शीर्ष जो आसमान को छूता हुआ दिखाई देता है, मैंने बड़े बड़े बादलों को, बड़े बड़े मेघों को तूफानों से गरज गरज करके भिड़ते हुए देखा, बादल को घिरते देखा। और ये यथार्थ वर्णन यहाँ कवि ने किया है। पहला जो वर्णन था मेघदूत का, गंगाजल का, कवि कहता है कि ये तो कवि कल्पित था, कालिदास की कल्पना थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने जो देखा, बड़े बड़े मेघों को, बड़े बड़े बादलों को तूफानों से, भयानक आंधियों से गरज गरज भिड़ते देखा था। ये वास्तविक वर्णन यहाँ कवि ने किया है। यहाँ जो शब्द आए हैं उनमें पहला शब्दार्थ देखें आप लोग, शब्द देखें धनपति कुबेर। यहाँ इसका अर्थ है देवताओं के कोषाध्यक्ष। अलका कुबेर की नगरी का नाम है। कालिदास संस्कृत के महाकवि, और महामेघ का अर्थ है भयंकर काले बादल, झंझानिल का अर्थ है आंधी, भिड़ते का अर्थ है टकराते,
और मेघदूत कालिदास की रचना का नाम है, जिसका मुख्य पात्र यक्ष है। ठीक है, मैंने अभी वर्णन किया था आपके सामने यक्ष की कथा क्या है। अब इस कविता में जो मुख्य बातें हैं वो देखिए। कैलाश पर्वत जो है भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। अलकापुरी कुबेर का निवास, जहां उनकी नगरी है अलकापुरी कुबेर की। कुबेर के खजाने की रक्षा यक्ष करते थे। उनमें से एक यक्ष यक्षिणी से प्रेम कर बैठता है तो अलकापुरी से उसे निकाल कर दक्षिण में स्थित रामगिरी पर्वत पर भेज दिया जाता है। यक्षिणी के वियोग में यक्ष मेघदूत के माध्यम से अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को समाचार भेजता है और इसी का वर्णन मेघदूत रचना में किया गया है। हम इस पद की शैली पढ़े तो वही गीत शैली है। भाषा सहज, सरल और संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत के शब्दों का यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। कविता का अंतिम भाग तो बहुत ही सुंदर और श्रृंगार रस से भरा हुआ है। कवि ने हिमालय के जो देवदारू के वन हैं, उन वनों में रहने वाले जो लोग हैं, किन्नर और किन्नरियां हैं, उनका इसमें वर्णन किया है। वो किस प्रकार से अपने आप को सजाते हैं, अपने बालों का श्रृंगार करते हैं, स्वयं का श्रृंगार करते हैं और किस प्रकार से वो द्राक्षासव का पान करते हैं, ये सारा वर्णन कवि ने इसी पद में किया है। इसलिए श्रृंगार रस से भरा हुआ पद है। देखिए ध्यान से। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख शरी के सुगढ़ गलों में, कानों में कुवले लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणिक खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। पूरे पद का अर्थ देखिए आप लोग। कवि कहते हैं कि हिमालय के जो देवदारू के जो जंगल हैं, जहां बड़े बड़े वृक्ष हैं, देवदारू के पेड़ हैं, उन जंगलों में अनेक झरने और नदियां कलकल की आवाज करती हुई बहती रहती है। कलकल की ध्वनि करती हुई अनेक नदियां और झरने बहते रहते हैं। और इन्हीं जंगलों में वहां रहने वाले जो लोग हैं, जिनको किन्नर किन्नरियां यहां कवि ने वर्णन किया है किन्नर किन्नरियों के नाम से, वे लोग शोणित धवल भोजपत्रों से, लाल और सफेद भोजपत्रों से जिन्हें भोजन किया जाता है, उनसे एक कुटिया बनाते हैं, एक सुंदर सी कुटिया बनाते हैं और उस कुटिया में रहते हैं। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल कहते हैं बालों को। वे लोग क्या करते हैं, जंगल से जाकर के, कानन में जाकर के सुंदर सुंदर फूल लाते हैं, सुगंधित फूल लाते हैं और अपने बालों में सजाते हैं। इंद्रनील की माला डाले, शंख सरी के सुगढ़ गलों में, उनके गले जो हैं, उनका जो गला है बहुत ही सुंदर है, सुगढ़ है और उसमें गले में उन्होंने नीलम रत्न नामक इंद्रनील होता है, उसकी माला पहन रखी। माला अत्यंत सुंदर लग रही है। उन्होंने अपने कानों में कुवले लटका रखे हैं, कानों में कुंडल पहन रखे हैं। शतदल लाल कमल वेणी में, उनकी चोटियों में जो किन्नरियां हैं, उनकी जो चोटियां हैं, उन चोटियों में 100 दल वाले, 100 पंखुड़ियों वाले लाल कमल के फूल शोभायमान है। ऐसे कमल के फूल जिनमें 100 दल हैं, शतदल वाले। शतदल का अर्थ क्या है? 100 दल वाले बड़े फूल जो हैं, उनकी वेणी का अर्थ चोटी में शोभायमान है। रजत रचित मणिक खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। उनके सामने एक लाल चंदन की त्रिपदी किसे कहते हैं? एक 3 पैरों वाली चौकी,
ऐसी चौकी जिसके तीन पद हैं, 3 पैर हैं, उस चौकी पर उन्होंने अपने सामने एक पात्र रखा हुआ है, पान पात्र, जिसमें वो द्राक्षासव भरा हुआ है। द्राक्षासव कहते हैं अंगूरों की शराब को, मदिरा को, वो उसमें भरी हुई है। और वो जो पात्र है बड़ा ही सुंदर है, चांदी का पात्र है, रजत रचित, रचित का अर्थ बना हुआ, रजत का अर्थ चांदी, चांदी से बना हुआ, और उसके चारों तरफ मणि खचित है, मणियां उसमें चारों तरफ लगाई गई है। बड़ा ही कलामय पात्र है और उसमें अंगूरों की शराब भरी है। और वो लोहे की जो चंदन की जो लोहित का अर्थ है लाल चंदन की जो त्रिपदी है, उस त्रिपदी पर वो द्राक्षासव से भरा हुआ जो पात्र वो रखा हुआ है। और जो किन्नर और किन्नरियां हैं वो कहाँ बैठे हैं? उन्होंने जो कस्तूरी मृग होते हैं वो मर जाते हैं, मरने के बाद उनकी छाल जो होती है उस छाल को बिछा रखा है आसन के रूप में, और उस पर पालथी मार करके बैठे हैं, पालथी लगाकर बैठे हैं। वो जो छाल है वो बहुत ही नरम है और निदाग का अर्थ है गर्म, क्योंकि सर्दी है वहाँ, ठंड है, तो ठंडे इलाकों में क्या चाहिए? गर्म चाहिए। तो वो जो छाल है मृग की जो छाल है वो नरम है और गर्म है, उस पर वो किन्नर और किन्नरियां बैठे हैं, उन्मद हैं। वो उस द्राक्षासव का पान कर रहे हैं, इसलिए उनमें उन्मदता है, नशा छाया हुआ है। और उस नशीले रूप में उनकी जो कोमल अंगुलियां हैं वो बांसुरी पर फिरते हुए देखा। अर्थात कवि क्या कहता है कि वो लोग जो थे वो अपनी कोमल उंगलियों से मधुर बांसुरी बजा रहे थे। इस प्रकार से कवि ने वहाँ रहने वाले किन्नर और किन्नरियों का सुंदर वर्णन किया है। वो किस प्रकार से अपने आप को सजाते हैं और किस प्रकार के पात्र में वो शराब का सेवन करते हैं, अंगूरों की शराब वो पीते हैं। तो एक वर्णन का ना, रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। लाल चंदन की त्रिपदी पर उनके सामने पान पात्र रखा हुआ है, उसमें शराब है। वो पात्र बड़ा ही अद्भुत है, चांदी का बना हुआ है और मणियां रत्न उसके चारों तरफ खींचे हुए हैं, मंडित हैं, वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और उस पर बैठ करके नीचे वो उन्होंने क्या लगा रखी है? मृग छाल बिछा रखी है। वो मृग छाल नरम और गर्म है और उस पर पालथी मार करके वो बैठे हैं। और नशीला पदार्थ शराब पीने से उनमें उन्मदता आ चुकी है, नशीलापन दिखाई दे रहा है जो उनकी आंखों से दिख रहा है। और वो बांसुरी बजा रहे हैं और इस बीच बांसुरी की मधुर आवाज जो है कवि ने वहां सुनी। तो इस प्रकार से कवि ने बड़ा ही सुंदर और अद्भुत वर्णन यहाँ किया है। अब इसमें जो शब्द आए हैं वो कौन कौन से हैं? निर्झर का अर्थ है झरना, कल का अर्थ है ध्वनि, कानन कहते हैं जंगल को, वन को, शोणित का अर्थ है लाल, धवल का अर्थ है श्वेत, कुटी कहते हैं झोपड़ी को, कुंतल कहते हैं केश बाल को, इंद्रनील नीलम रत्न, कुवलय का अर्थ है कुंडल, शतदल कमल के फूल जिसके 100 दल होते हैं, रजत रचित चांदी से निर्मित, चांदी से बनी हुई, मणि खचित मणि जड़ा हुआ, द्राक्षासव का अर्थ है अंगूर की शराब या मदिरा, लोहित का अर्थ है लाल, त्रिपदी का अर्थ है 3 पाई जिसके 3 पैर होते हैं, निदाग का अर्थ है गर्म, और मदिराणु का अर्थ है मदिरा से लाल, मदिरा से लाल, और उन्मत्त का अर्थ है मतवाले, उन्मत्त का अर्थ है मतवाले। तो कवि ने यहाँ वहाँ रहने वाले लोगों की दिनचर्या का सुंदर वर्णन किया है। श्रृंगार रस से पूरा पद जो है भरा हुआ है और इस प्रकार से कविता जो है आपकी यहाँ पूरी हो जाती है। अद्भुत रचना है, मेघों का वर्णन है और हिमालय के मानसरोवर और साथ ही साथ वहाँ जो लोग रहते हैं उनका वर्णन है। साथ में जो पक्षी है चकवा चकवी का जो वर्णन किया है, बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ किया है। स्टूडेंट्स, इस कविता का पूरा अर्थ आपने समझ लिया। साथ ही साथ पीडीएफ में भेज रहा हूँ, तो पीडीएफ भी आपके उपयोगी रहेगी। और अगली 2 क्लासेज में आपके पास में नोट्स आएंगे जिनमें कुछ प्रमुख जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप इनको तैयार करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
तब तक के लिए आप लोग पूरा सुने और अगले वीडियो में या अगला जो PDF आता है उसमें आप लोग कुछ आंसर्स मिलेंगे, उनको कॉपी में कर लेंगे और याद भी करेंगे। ओके, धन्यवाद।